सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो हुमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लू फेंग कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी लोगों के साथ मौजूद था और केओस सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर सभी के सामने ये ऐलान कर दिया था कि आज से ठीक 10 साल बाद जो प्राइमल स्टार है वो अपीयर होने वाला है, तो आप सभी को अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा कि वहाँ पर किसी टॉप रेस के कल्टीवेटर का भी मारा जाना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। यहाँ तक कि एक वेनरेबल भी मर जाता है तो भी वो बहुत ज्यादा कॉमन होगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को मामले की गंभीरता का अंदाजा हो चुका था, लेकिन लू फेंग से जब बाबा था उसे इस खतरे के बारे में बता दिया और उसे जाने के लिए मना कर दिया, तो लू फेंग वो तो यहाँ पर ऑलरेडी जाने का प्लान बना चुका था। और अब आगे सोमेश, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लू फेंग को उसके मास्टर और यहाँ पे वेनरेबल ब्लड किंग दोनों के साथ देखते हैं। और ये जो ब्लड किंग था वो किंग टू यान को यहाँ पे ऑफर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है कि वो उसके साथ टीम अप करके प्राइमल स्टार में चले, लेकिन उस पे वो बंदा मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं भाई, मुझे मरने का इतना जल्दी शौक नहीं है। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वेनरेबल लॉन्ग यू आ जाते हैं, जिसे देखते साथ ही मास्टर किंग टू यान बताने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पे वेनरेबल लॉन्ग यू स्माइल करते हैं और तभी वो लू फेंग से कहने लगते हैं कि असल में मैं तुमसे तुम्हारा वो जो सुप्रीम ट्रेजर आर्मर है वो बोरो करना चाहता हूँ, बट चिंता मत करो, मैं खाली हाथ यहाँ से तुमसे वो बोरो नहीं करना चाहता, बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे बस तुम्हारा ये जो सुप्रीम आर्मर है ना, बस उतने दिन तक के लिए चाहिए जब तक मैं प्राइमल स्टार से सही सलामत वापस ना आ जाऊँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें मेरा जो 10 हैवी ट्रेजर है उसका रीपेमेंट दूंगा। तो बताओ आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही बाबा ताओ, जो की खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कहने लगती है कि लू फेंग, अगर मैंने जो सुना वो सच है तो ये बहुत ही कमाल की डील होने वाली है, जरा सोचो 10 हेवन ट्रेजर। हाँ, अब यहाँ पर ये सुन नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर किंग टू यान है उन्हें तो ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनके डिसाइपल का इतना कीमती और रेयर ट्रेजर यहाँ पर लॉन्ग यू लेके जाने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले कि लू फेंग कोई बात यहाँ पे बता पाता, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर भी ऑन द स्पॉट आ जाते हैं और बेसिकली वो भी यहाँ पर लू फेंग से ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही वो वेनरेबल लॉन्ग यू को देखते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि बेसिकली यहाँ पर ये भी लू फेंग से ट्रेड करने के लिए आए हैं और ये थोड़े से लेट हो गए हैं। अब यहाँ पर वो लू फेंग से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वेनरेबल लॉन्ग यू भी तुमसे तुम्हारा ट्रेजर लेने के लिए आए हैं, लेकिन अगर तुम मुझे वो देते हो ना तो मेरे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ एक बार मैं तुम्हारे ट्रेजर के साथ सेफली प्राइमल स्टार के अंदर पहुँच जाऊँ और वहाँ से वापस आते वक्त मैं तुम्हारे लिए 3 बहुत ही टॉप क्लास के सुप्रीम ट्रेजर को लेके आऊंगा, वो सारे तुम्हारे होंगे। यहाँ पर जो सुप्रीम ट्रेजर्स है इनका सुनकर तो बाबा ताकि तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगती है कि यार क्या डील है। पर अफसोस की बात है लू फेंग, तुम्हारे जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सभी तुम्हारे सोल से कनेक्टेड है और अगर हमने गलती से भी उसे अलग करने की कोशिश की तो यहाँ पर तुम्हारी सोल के ऊपर बहुत बुरा वाला इम्पैक्ट पड़ेगा और जो भी यूज करेगा फोर्सफुली तो यहाँ पर उसकी बॉडी भी इसके चलते कोलैप्स कर सकती है। अब यहाँ पर बाबा तक काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हें जो वेनरेबल लॉन्ग यू है इन्हीं के दिए गए ऑप्शन को चूज करना चाहिए। अब ये सुनना ही था कि तभी लू फेंग कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मैं अपने किसी भी ट्रेजर को आप लोगों में से किसी को भी नहीं दे सकता, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद भी प्राइमल स्टार में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि मास्टर किंग टू यान जब भी वाइन पी रहे थे इनका गला चुप कर जाता है। वो कहने लगते हैं कि क्या पागल हो गए हो, आखिर तुम ऐसी जगह पर जाने का सोच भी कैसे सकते हो। किसी को भी यहाँ पे अपनी कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लेड रिवर किंग भी उस जगह पे जाने वाला है। किंग टू यान का तो गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था और वो बार बार कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, मैं मानता हूँ बहुत बहादुर हो और बहुत ही ज्यादा निडर भी, लेकिन बहादुरी दिखाना और खुदकुशी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और जो तुम करने जा रहे हो ये असल में खुदकुशी है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। वो जगह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक ही है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें समझना होगा। यहाँ पे ये बात सुनकर और अपने मास्टर का इतना गुस्सा देखकर लू फेंग समझ चुका है कि वो कभी भी ऐसा तो वहाँ पे जा नहीं सकता और फिलहाल के लिए वो उनसे फेस टू फेस बात करते हुए कहता है कि मास्टर आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे आपने ट्रेन किया है और अपनी ट्रेनिंग पर भी थोड़ा यकीन कीजिए, मैं वहाँ पर जाकर अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा और एक दिन आपको
को मेरे इस फैसले पर काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। यहाँ पे उसके कॉन्फिडेंट को देखकर एक पल के लिए जो किंग टुयान है वो भी थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं और वो जानते हैं कि भाई मेरा ही स्टूडेंट है, जिद तो ये करेगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लड किंग होता है वो यहाँ पर इस ऑकवर्ड से सिचुएशन को देखकर जहाँ पर सभी लोग चुपचाप बैठे थे तो वो कहने लगता है कि वैसे मैं बताऊं, मैं भी यहाँ पर ब्लेड रिवर किंग से उसका ट्रेजर लेने के लिए आया था, बट अफसोस की बात है कि तुम्हारे रिएक्शन को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुझे भी फिर एम्बैरेसमेंट का सामना करना होगा। लेकिन हाँ, हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर ड्रिंक करके माहौल को थोड़ा लाइट अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेनरेबल लू योंग जब ये सुनता है तो वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जो बाकी के लोग थे वो यहीं पर बैठ कर एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग और उसका मास्टर दोनों एक अलग ही स्पेस के अंदर मौजूद थे और यहाँ पे दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी मास्टर किंग टुयान लू फेंग की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि बच्चे, तुम्हें भी पता है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो जगह थोड़ी नहीं बल्कि बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर एक वेनरेबल का मारा जाना भी बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी है। यहाँ पे लू फेंग कहने लगता है कि मास्टर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ से जिंदा और सही सलामत वापस लौटूंगा। अब तभी यहाँ पर मास्टर किंग टुयान कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर तुमने अगर अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पे अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखना होगा। और हाँ, जैसा कि तुमने कहा है कि तुम वहाँ पे जाके खुद को प्रूफ करके दिखाओगे तो मुझे निराश मत करना और दूसरों को खुद के ऊपर हंसने का मौका बिल्कुल मत देना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग भी ये सोचकर मन में ठान लेता है कि हर हाल में उसे वो खोया हुआ ट्रेजर हासिल करना ही होगा, क्योंकि मेरे मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेज ने मुझे एक बार बताया था कि उन्होंने अपने उसी रेवोल्यूशनरी आर्मर को जो यान एम्परर है उसके हवाले छोड़ा था, लेकिन मुझे हर हाल में इसे वापस लाना ही होगा। तभी हम यहाँ पर एंडर बुआ को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने बाकी के साथियों के साथ फिशिंग करने में बिजी था और हेवनली रिवर के अंदर फिशिंग करते हुए इसे काफी मजा आ रहा था। लेकिन इस दौरान वो लगातार बार बार बस लू फेंग के इस फैसले पर गौर विचार करना शुरू कर देता है कि आखिर वो ऐसी उम्र में और ऐसी कल्टीवेशन के साथ प्राइमल स्टार में जाने का कैसे सोच सकता है, क्योंकि वहाँ पे जाना मौत को दावत देने जैसा है। अगर उसे मरना ही है तो वो कोई और रास्ता नहीं चुन सकता क्योंकि प्राइमल स्टार का दूसरा नाम है मौत। अब तभी फिशिंग करते हुए उसका कांटा एक बहुत बड़ी सी जाइंट फिश पे पड़ता है और इस बार इसने बहुत बड़ी क्रिएचर को पकड़ लिया था, लेकिन पकड़ते साथ ही वो उसे अपने स्टोरेज स्पेस पे रख लेता है। तभी वो कहने लगता है कि लू फेंग के पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो किसी भी जो वेंडरवल है हाई और टॉप क्लास के उन सभी को अट्रैक्ट कर सकता है और एक बार वो सारे ट्रेजर किसी दूसरे बंदे के हाथ में लग गई ना तो हमारे लिए खबर अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा अच्छे से समझ रहा था कि लू फेंग ऐसे मारा जाना ह्यूमन रेस के लिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाबत और बाकी सभी लोग रेडी हो जाते हैं और तभी वो लू फेंग को बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें यान गॉड क्लैन के टेरिटरी में जाना है, लेकिन वो इस इलाके से काफी ज्यादा दूर है। बट फॉर्चुनेटली तुम्हारा सेकंड क्लोन वो जब वो यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा था तो उसने कई जगह पर जो टेलीपोर्टेशन टोकन है उन्हें एक्टिवेट कर दिया था और ये जो पॉइंट है ना ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है यान गॉड क्लैन तक जाने का और हमें लगता है कि अगर हम इसके जरिए से आगे बढ़ते हैं ना तो काफी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर मैं नॉर्मल डिस्टेंस की बात करूँ तो ह्यूमन डोमेन से वो जगह बहुत बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पे ये बातें सुनकर लू फेंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, स्पेशली अपनी न्यू सिल्वर गैलेक्सी शिप को वो आजमाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो कहने लगता है कि अब जबकि हमें हमारा डेस्टिनेशन पता चल चुका है तो चलो अब इसकी रफ्तार को आजमाया जाए। अब वो अपने स्टोरेज स्पेस से निकालता है अपने इस शिप को और यहाँ पर सीधा ये चारों उस पे सवार हो जाता है जिनमें एरो किंग भी था और अब यहाँ पे लू फेंग शिप को स्टार्ट करने का कमांड देता है। अब आटुका और बाबाता जैसे कमांड पाते हैं ये लोग फट से शिप को स्टार्ट कर देते हैं और भाई साहब इसकी स्पीड देख कर तो बाबाता कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग स्पीड को देखते हैं ना तो यहाँ पर शिप ने यहाँ पर 800 लाइट स्पीड को बहुत ही कम समय में अचीव कर लिया था। ये देखकर तो लू फेंग में शौक था और बाबाता कहने लगती है कि वाकई में जैसा कि मैंने इसके बारे में अंदाजा लगाया था ये बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे पलक झपकते ही 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। फाइनली लू फेंग और जो बाकी सब है और उसकी पूरी टीम जो है वो पहुंच चुकी थी यान गॉड के रियलम में, जहाँ पे लू फेंग इस जगह के बारे में हमें बताता है कि इसी सीक्रेट रियलम से ही यान क्लैन का मेटल आर्मर से लेकर वो मेटल प्लेट सभी यही से ओरिजिनेट हुए हैं। हालांकि अर्थ क्लैन और यान क्लैन ये दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन फिर आगे चलकर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे ये लोग एक दूसरे से सेपरेट होते गए और फिर आज वो दिन आ चुका है जब हम इसे बिल्कुल ही अलग ट्राइब के रूप में देख पाते हैं। यहाँ पे बाबाता बताने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों का रेस सेम है, लेकिन ये फिर भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही फाइट करते हुए आ रहे हैं। और अगर मैं इनके पास्ट के रिकॉर्ड्स का बताऊं तुम्हें तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग तो ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन बनके जो एलियन रेसेस के लोग हैं इनका साथ देते हुए आए हैं। इनके अंदर ह्यूमंस के लिए जो नफरत है उसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। जिस पे लू फेंग उसे बताने लगता है कि चिंता मत करो, मैं मेरे मास्टर की सारी वार्निंग्स को फॉलो करूंगा, मैं बेवजह किसी से भी नहीं उलझूंगा। जिस पे बाबाता बताने लगती है पर
और मैं हैरान हूँ कि आखिर इनके बीच इतनी दूरियां आई तो आई कैसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं देता, उसे तो बस हर हाल में यहाँ पर आगे बढ़ते रहना था, तो वो यहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ दूर से हम यान एम्परर को देखते हैं जो कि ये सारा नजारा अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे। वो काफी ज्यादा खुश थे और कहने लगते हैं कि जरा देखो मेरा थर्ड जूनियर ब्रदर यहाँ पे आ ही गया। लेकिन तुम्हारे अंदर ना ह्यूमंस के प्रति इतनी ज्यादा हमदर्दी और ह्यूमैनिटी देखकर ना मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि तुम तो भूल ही गए हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जिनके लिए आज तुम यहाँ पे आए हो उन्हीं लोगों ने बस तुम्हें अपने फायदे के लिए तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं एक ऐसी रेस जो कि बस मतलब ही है उसके हवाले हमारा रेवोल्यूशनरी आर्मर छोड़ूंगा? हाँ, तुम लाख कोशिश कर लो, मैं फिर भी वो तुम्हें कभी नहीं देने वाला। अब यहाँ पे तभी वो अपने पावर्स का यूज करते हुए लो फेंग के आसपास के एरिया को कम्प्लीटली वो फ्रीज कर देता है, यानी कि जहाँ पर टेलीपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे लो फेंग वहाँ पे फ्रीज हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बट फिर भी यहाँ पे वो सिल्वर विंग्स के सेकंड लेवल को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो लाइट की स्पीड को भी अचीव कर चुका था। बट एज वी नो कि लो फेंग कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसे ये भनक लगती देर नहीं लगती कि ये सब कुछ यान एम्परर का किया धरा है, यानी कि उसके सेकंड सीनियर ब्रदर का। तभी वावता उसे सारी बात बता देती है कि आसपास के कोऑर्डिनेशंस को भी कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है। ये देख कर लो फेंग हंसता है और कहने लगता है कि अगर मैं उड़ के भी जाऊँ तो भी मुझे कम से कम 150 साल तो लग ही जाएंगे, और जो कि मैं इतना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। और जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मेरा सेकंड सीनियर ब्रदर इवोल्यूशन आर्मर को कभी मेरे हाथ लगने ही नहीं देना चाहता। लगता है कि वो उसे अपने पास रखना चाहता है, हालांकि ये ट्रेजर मेरा है, मास्टर ने मुझे दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग फिर से आगे बढ़ने लगता है और ये चीज कहीं ना कहीं यान एम्परर को काफी ज्यादा खटकती है कि यार मैंने तो इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो इससे तो पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा ढीठ कैसे निकला जो आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, और अब जो भी होगा इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब तभी हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो तो स्पेसशिप के अंदर बैठ के मस्त यहाँ पे कॉफी के मजे ले रहा था, और वो अच्छे से जानता है कि इस वक्त उस पर नजरें रखी जा रही है। और तभी यहाँ पे स्क्रीन पर काफी सारे उसके दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, जिनमें से सेवन स्वॉर्ड किंग और स्टार फैंटेसी किंग ये दोनों होते हैं। सेवन स्टार किंग कहने लगता है कि यहाँ पर चारों ओर बस यही बात चल रही है कि असल में तुम यान ट्राइब के काफी ज्यादा करीब हो, लेकिन तुम वहाँ पे करने क्या गए हो? अब तभी स्टार फैंटेसी किंग उससे पूछती है कि क्या ये बात सच है, क्या तुम्हें यूनिवर्स के काफी बड़े बड़े पावर हाउसेस हंट करने के लिए तुम तक आ रहे हैं? यहाँ पे लो फेंग तभी नोटिस करता है कि जो आसपास का एरिया है जिसे लॉक कर दिया गया था इसका दायरा काफी ज्यादा श्रिंक हो चुका है, यानी कि लो फेंग अभी से लिए आगे टेलीपोर्ट कर सकता है। मास्टर किंग टोयान की तो सटक जाती है, वो इमीडिएटली लो फेंग को मैसेज भेजते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है? मैं मास्टर हूँ तुम्हारा, और मैं मेरी नस्लों के सामने मेरे डिसाइपल को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहता, और ना ही मैं ऐसे टेंशन में सुकून से बैठ सकता हूँ, तो मैं अभी के अभी वापस आना होगा। यहाँ पे लो फेंग सारी चाल समझ आता है कि जो एम्परर यान है वो बेसिकली उसे मेंटली भी टॉर्चर करना चाहता है, ताकि उसके दिमाग के अंदर ये डर बैठ जाए कि अगर वो यान एम्परर के जरा भी करीब आया तो उसका मरना तय है, जिसके चलते लो फेंग का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा कम हो जाए। बट लो फेंग तो यहाँ पे स्माइल करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग फिलहाल के लिए अब टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है, और अपने स्पेसशिप को भी वो रख चुका था, लेकिन जैसे ही वो उसे रखता है ना तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो टॉप पावर हाउसेस यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर लो फेंग को ही हंट करने के लिए आ चुके थे। पर यहाँ पे फिलहाल वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, और इस दौरान लो फेंग जैसे ही आगे बढ़ने वाला था भावता उसे यहाँ पर स्पेशल लॉक टॉर्नेडो के बारे में बता दिया है, जिसके जरिए से वापस से यहाँ की जगह कम्प्लीटली सील होने वाली थी। और लो फेंग से वो कहती है कि अब तो हम पूरे फंसे, पर लो फेंग तो यहाँ पे किसी भी चीज से डरता नहीं, और वो कहने लगता है कि चलो आगे चल के देखते हैं कि आखिर ये चीज है तो है क्या। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी भावता को भी मौत के मुंह में जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि लो फेंग एंटर तो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका सामना यहाँ पर डीमन रेस के यूनिवर्स लॉर्ड से हो जाता है, जिसे देखकर भावता यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुकी थी, और वो यहाँ पर पीछे से ही लो फेंग को वार्न करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा, भूलो मत कि ये यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है जिसका सामना तुमसे हुआ है, और ये प्रोबेबली तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा आते साथ ही अपने फायर डोमेन को अनलीश करता है, जिससे बचने के लिए लो फेंग यहाँ से एस्केप तो करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर डीमन रेस का जो एक और बंदा होता है वो भी यहाँ पे आ धमकता है, और वो आते साथ ही यहाँ पर अपने सैंड डोमेन को एक्टिवेट करता है। दो डोमेन का अटैक एक साथ लो फेंग के ऊपर हो रहा था, ये देखकर लो फेंग भी यहाँ पर अपने अटैक्स को एक साथ अनलीश करता है, और यहाँ पे स्वॉर्ड से जैसे ही दो अटैक करता है तो दोनों के डोमेन को वो यहाँ अपने करीब आने से वो रोक लेता है। अभी यहाँ ये नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि जो भावता थी वो तो अतुका के गले लग जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि दोनों का डोमेन वापस उसकी तरफ चार्ज करता है। यहाँ पे लो फेंग को एक बंदा जो है जो कि सैंड रिवर को यहाँ डोमेन की तरह यूज कर रहा था, वो यहाँ लो फेंग को कम्प्लीटली अपने शिकंजे में ले चुका था। लो फेंग की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा उसे प्रेशर पड़ रहा था, और तभी यहाँ पर वो बंदा कम्प्लीटली उसे मसल के रख देता है और कहने लगता है कि फाइनली
फाइनली इस लड़के का चैप्टर अब हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड था ये काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे लू फेंग के सारे ट्रेजर्स मिलने वाले थे और इसी खुशी के साथ जैसे ही वो अपनी मुट्ठी ओपन करता है तो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जो देखकर वो बंदा तो शॉक्ड था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका दूसरा साथी था वो यहाँ पर उसे जैसे ही चेक करता है और उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करता है तो वो यहाँ पर अपने दूसरे साथी को लू फेंग के लोकेशन सेंड करता है। ये देखकर तो उसका साथी भी हैरान था कि ऐसी सिचुएशन में भी आखिर ये ट्रैवल कर कैसे पा रहा है और वो भी स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज कर पाना, ये आखिर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर बिना किसी देरी के वो वापस अपने डोमेन का यूज करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी अटैक लू फेंग को छू तक नहीं पाता और तभी यहाँ पर ये बंदा समझ जाता है कि नहीं, ये असल में यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पर वो एक मिस्टीरियस स्पेक्ट्रल टेक्निक का यूज कर रहा है, जिससे करते साथ ही वो खुद की बॉडी को हर एक अटैक से डॉज करवा पा रहा है और कहीं ना कहीं वो यहाँ के जितने भी लॉस है उनके साथ फ्यूज हो चुका है। बाबत अभी हमें यही बात बताती है कि एक बार अगर लू फेंग की जो डीमन क्लोन बॉडी है वो डोमेन के साथ फ्यूज हो जाना तो फिर तो ये किसी इमॉर्टल जैसी बन चुकी होती है क्योंकि कोई भी अटैक इसे कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्परर यान को भी लू फेंग की ट्रिक का पता चल चुका था और वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश भी था कि एटलीस्ट मास्टर ने किसी वर्दी पर्सन को ही हमारा थर्ड जूनियर ब्रदर बनाया है। पर उसे पता था कि एट द एंड जितने लोगों को उसने यहाँ पर लू फेंग को मारने के लिए हायर किए हैं वो लोग उसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन लू फेंग भी बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता और हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसने ऑलरेडी अपने सारे ट्रेजर्स को ह्यूमन टेरिटरी की तरफ भेज दिया है, जिसके चलते यहाँ पर लू फेंग के पास फिलहाल कुछ नहीं है और ये लोग फालतू में इसके लिए लड़ रहे हैं। जिसके बाद लू फेंग की ये जो डीमन क्लोन बॉडी थी वो सीधा यहाँ पर एम्परर यान से जैसे नजरें मिला के ऊपर की तरफ देख के बात करने लगता है और कहना लगता है कि मैं तुम्हारी चालों से अच्छे से वाकिफ हूँ, लेकिन याद रखना जो चीज मुझे मास्टर ने दी है उसे मैं हासिल करके रहूंगा क्योंकि मैं अपनी कोई भी चीज छोड़ता नहीं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तभी पीछे से यहाँ पे मैकेनिकल रेस का एक एक्सपर्ट आकर उस पे हमला कर देता है, लेकिन लू फेंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही यहाँ पर वो एक प्लैनेटरी लेवल का अटैक भी लू फेंग के ऊपर कर देता है, जैसे कि लू फेंग अपनी स्वॉर्ड से ही 2 टुकड़े करते हुए आगे बढ़ रहा था। बट यहाँ पे जो मैकेनिकल रेस का बंदा था वो यहाँ पर इसी प्लेनेट के दूसरी ओर से उसके ऊपर एक तगड़ा वाला हमला करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि लू फेंग की जो डेमोनिक क्लोन बॉडी के ऊपर जो आर्मर लगा था वो तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब यहाँ पर सारे के सारे दिग्गज उसे घेर रहे थे और सभी लोग कह रहे थे कि अब तुम्हारा चैप्टर क्लोज होने वाला है, लेकिन यही तो लू फेंग का असली प्लान था। वो स्माइल करता है एंड देन वो खुद को यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए काफी सारे लोगों की डिवाइन बॉडी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। एज वी नो कि लू फेंग हर चीज को पहले से ही कैलकुलेट करके रखता है, तो यहाँ पर उसने जिसे एक्सप्लोड कराया वो तो उसकी डिवानिक क्लोन बॉडी का एक दूसरा फैंटम था जिसे कि उसने यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कराया। यहाँ पे ये नजारा देखते साथ ही तो एम्परर यान का दिमाग सटक चुका था, पर वो जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि जो प्राइमल स्टार है उसके ओपन होने का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था। और वो यहाँ पर लू फेंग की ओर देखकर कहने लगता है कि मेरे थर्ड जूनियर ब्रदर बहुत ही जल्द हमारा सामना भी जरूर होगा और वो प्राइमल स्टार में होगा और जहाँ पर मैं तुम्हारी खूब अच्छे से खातिरदारी करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तब तक तुम अपने इस सेकंड सीनियर ब्रदर के लिए इंतजार करोगे। इस दौरान लू फेंग जो कि तेजी से आगे बढ़ते हुए केओसिटी लॉर्ड से कांटेक्ट करता है, जहाँ पे केओसिटी लॉर्ड भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर वो यान क्लैन की टेरिटरी के पास क्यों गया। और तो और उसने अपने डोमेन को भी यहाँ पर सबके सामने एक्सपोज कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। लेकिन लू फेंग कहने लगता है मास्टर मुझे अगर प्राइमल स्टार पे जाना है तो मुझे सबसे पहले उस चीज को हासिल करना ही होगा जो कि मेरा है और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। केओसिटी लॉर्ड को लू फेंग की फिक्र तो हो रही थी, लेकिन उसे अपने डिसाइपल पर बहुत ही ज्यादा यकीन था और तब जाकर वो उसे बस इतना कहता है कि तुम्हें एम्परर यान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही वो हमारे रेस से बिलोंग करता था, लेकिन वो ह्यूमन रेस का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। एक ट्रेजर के लिए जब उसने अपने पूरे साथियों को एलिमिनेट कर दिया तो उसके लिए उसे सजा दी गई थी, लेकिन उसे बस खुद की परवाह थी और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि आखिर उसके साथियों के साथ उसने किया गया। कितनी मासूम जाने उसकी वजह से गई। हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की उसे टीम करने की, लेकिन एट द एंड वो तो हमारा होके भी बाहरी लोगों का बन गया और एलियन रेसेस से हाथ मिलाकर आज ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन के वो खड़ा है। अब यहाँ पे ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में वर्चुअल कॉल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लू फेंग ऑलरेडी यांग क्लैन का जो रॉयल टेरिटरी एरिया था उसके बाहर पहुंच चुका था और आते साथ ही वो यहाँ पर जो एम्परर यान है उसे ललकारते हुए कहता है कि बाहर निकलो क्योंकि अब बस बहुत हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी फौज मैदान में उतर जाती है और सभी लोग एक सुर में कहने लगते हैं कि जो भी हमारे एम्परर की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसे जीने का कोई हक नहीं और एक ह्यूमन को तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए जैसे ही वो सभी उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तब तक यहाँ पे यान एम्परर आ चुका था और यहाँ पर उसके जो फायर स्टेयर्स है वो सीधा लू फेंग के सामने जाके बिछ जाते हैं और वो लू फेंग का वेलकम करता है। जिसके बाद लू फेंग जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही पल वो सीधा यान एम्परर के बिल्कुल रॉयल पैलेस के हॉल में पहुंच चुका था और जहाँ पे यान एम्परर जो कि अपने
थ्रोन के ऊपर बैठा था और यहाँ पर लियो फेंग को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि फाइनली मेरे थर्ड जूनियर ब्रदर तुम यहाँ आ ही गए। सो होमीज इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। एंड आई नो वॉइस थोड़ी तुम्हें लो साउंड कर रही होगी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो इस बात के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, बहुत ही जल्द लियो फेंग की यानी कि स्वॉर्ड स्टार की न्यू मूवी आने वाली है। अगर तुम्हारे एग्जाम हो गए हो तो अच्छे से एक बार स्वॉर्ड स्टार के प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली स्टोरी यानी कि आने वाली मूवी में बहुत मजा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।